बजट के बाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज की सीरीज में हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं और उनके व्यूज़ की बड़ी कद्र करते हैं। और उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, क्योंकि वो बातें ही कुछ ऐसी करते हैं कि जब भी वो कुछ कहते हैं तो वो हेडलाइंस बनती ही बनती है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ शंकर शर्मा साहब से। फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर रहे हैं और अब हाल ही में 2022 में उन्होंने एक और अपनी कंपनी बनाई है, जी क्वांट इन्वेस्टेक, और आजकल ज़्यादा वक्त वो दुबई में बिताते हैं। वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि उन्होंने मनीला से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों में काम कर चुके हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक की मेंबरशिप लेने वाले शायद पहले भारतीय ब्रोकरेज फर्म उनकी फर्स्ट ग्लोबल रही है, और अब उन्होंने दुबई से अपनी एक और नई कंपनी स्टार्ट की है। हमने सोचा कि बड़े लंबे समय बाद शंकर सर हमारे पास हमें मुलाकात हुई, तो मैंने रिक्वेस्ट की, सर लंबा समय हो गया आपसे इंटरव्यू किया जाए। आपने तुरंत स्वीकार किया, थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू बुलाने के लिए। अनिल, आपसे बहुत पुराने रिश्ते हैं और आपसे बातचीत मेरी अच्छी होती है। मतलब सर आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, आप जो कहते हैं दिल से कहते हैं। आप जो भी काम होने चाहिए, मजा आना चाहिए। पैसे बने नहीं बने, लेकिन मजा आना चाहिए। क्योंकि आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, बेबाक कहते हैं, बेखौफ कहते हैं, जो मन में वो कहते हैं, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आपसे हमेशा बात करने का मुझे इंतज़ार भी रहता है। इस बार लंबा समय हुआ। सबसे पहले शुरुआत में न बजट से करूंगा न मार्केट से करूंगा। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं क्योंकि मैंने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली ये मत पूछो। नहीं सर, एक चीज़ है जो आपके बारे में लोग हमेशा कहते हैं जी, कि जो सब कहते हैं, जो सब करते हैं, वो शंकर सर नहीं करते। क्योंकि अगर सबको तेज़ी लग रही है तो आपको मंदी लगेगी, सबको मंदी में होंगे तो आप अकेले बुल बन के खड़े होंगे। इस वक्त आम राय लोगों की तेज़ी की बनी हुई है मार्केट में लॉन्ग टर्म को लेकर। शॉर्ट टर्म में आम राय जो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, सब समझदार हैं, उनकी बनी हुई कि नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया। आपके क्या इन्हीं के साथ है या इनसे कुछ हट कर रहा है इस वक्त? मैं इसको एक दूसरी तरह से मैं बात कहना चाहूँगा। और ये मैंने रिसेंटली मैंने एक सोच डेवलप की थी इलेक्शन के टाइम। मैं उस वक्त छुट्टी पे था कहीं पर, और मैं बैठ के सोच रहा था, एक गिलास कॉफ़ी लेके, वाइन पता नहीं क्या जो भी था, और मैं ये सोच रहा था कि अगर बाजार के इतिहास को आप देखें अनिल, तो 100 साल के इतिहास है मोटा मोटा। 1920 से अब जो हम जहाँ बैठे हैं, उसके पहले हमें कुछ नहीं मालूम दुनिया में क्या हुआ था। तब से 6 मंदियाँ आई हैं मोटा मोटी, ब्रॉड, आई एम टॉकिंग बिग, नॉट करेक्शंस। उन मंदियों के कारण बड़े सीमित हैं। कहने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन, स्पेक्यूलेटिव बबल, टेररिस्ट अटैक, .com जैसा एक मतलब तूफान था जो भी बोलें आप। फिर एक डेट लेड क्राइसिस हुई 2008 की, और फिर एक पैंडेमिक जो 2020 में हमने देखा। ये 5-6 जो कारण हैं 100 साल में, अब मेरे हिसाब से ये इन कारणों से मार्केट बहुत वाकिफ हो चुका है। और जो चीज़ों से आप वाकिफ हो जाते हो उससे आपको कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, आप प्रिपेयर्ड रहते हो। हम कहाँ लाइफ में तकलीफ पाते हैं जहां हम अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन से डील कर रहे हो। अगर प्रिपेयर्ड हैं, अगर किसी की इलनेस है, कोई किसी को कैंसर हो रहा है, टर्मिनल है, आपको मालूम है, यू गेट डिस्काउंटेड, दोस फैक्टर्स गेट डिस्काउंटेड। तो मार्केट 100 साल के इतिहास में 6 मंदियों से झेल चुका है, और अच्छी तरह से झेल चुका है। और अब उसको ये समझ में आ गया कि मंदी एक कोई टर्मिनल केस नहीं है, ये कैंसर स्टेज 4 नहीं है, ये एक अच्छा खासा एक आपकी बीमारी है, लेकिन ये सुधर जाता है। इसकी दवाइयां लेके आप वापस आ सकते हो। तो अब आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैंडेमिक के पहले पैंडेमिक का कोई मॉडल नहीं था हमारे पास, करेक्ट? वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू आया। इन माय व्यू न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा क्षति पहुंचाई दुनिया को। न्यूक्लियर वॉर अगर एक देश में होगा तो 2-4 देश ही तो खत्म होंगे साहब, पूरी दुनिया तो नहीं हो सकती। इसने पूरी दुनिया को बिल्कुल समतल कर दिया 3-4-6 महीने के लिए। इसके बावजूद मंदी कितने दिन रही? हार्डली 1 महीना। 1 महीना कहने का मतलब ये हुआ साहब, मंदी को अगर विलेन माने, तेजी को हम, बुल मार्केट को हम एक हीरो माने, तो ये जो प्राण है और प्रेम चोपड़ा है और ये जो विलेंस है, मार्केट इनको अच्छी तरह समझ चुका है कि ये लास्ट में मर जाते हैं। स्क्रीन पे आते ही पता चलता है हाँ, कि लास्ट में मरेंगे ही मरेंगे, पुलिस की गोली से, हीरो की गोली से, हीरोइन की गोली से मर जाएंगे। अब अमजद खान जैसा कोई विलन आ जाए जो पहली बार डेब्यू फिल्म में शोले जैसा आ गया, वो बात देखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंदी के जो कारण है सीमित है, एंड मार्केट हैज डेल्ट विद इट एंड अंडरस्टूड। ना इन्फ्लेशन से घबराने की जरूरत है, ना टेरर अटैक से, ना स्पेक्यूलेटिव बबल से। बिकॉज अब देखिए, स्पेक्यूलेटिव बबल जितना होता था पहले, अब उतना नहीं होता है, नियंत्रण हो जाता है लोगों की ऑटोमेटिक। अब हम .com की इरा वाली कंपनियों को और या 500p 1000p हम नहीं लेंगे। अगर होंगे भी 2-5 चुनिंदे कंपनियां होंगे, सिस्टेमिकली नहीं होगा।
तो कहने का मतलब ये होगा, अगर मंदी के कारण डेल्ट विद हैं एंड वी आर डिस्काउंटेड इट, देन मंदी का कारण है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी तेजी होने जा रही है और सबसे लंबी तेजी होने जा रही है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता क्यों और कितना? है एक स्वीट स्पॉट होता है साहब कि कोई बैट्समैन अगर पहले 20 टेस्ट ठीक से निकाल जाए, अगर हम मानते हैं कि हम जब से इंडिपेंडेंट हुए 75 साल हमारे 20 टेस्ट थे, और उस 20 टेस्ट में उसकी एवरेज, अगर जैसे आप सचिन को देखें, आप विराट को देखें, तो पहले 15-20 से मालूम चलता है कि ये थोड़ा स्पेशल है, ये एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है। राइट। ये हम वो हैं कि हमने इतनी, तो आप समझिए कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। एक इंडिया एक इम्पॉसिबल ड्रीम था कि मतलब इतना विशाल देश, इतनी गरीबी, मतलब कोई नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, मतलब कम से कम ऑयल की तो कमी है ही है। उसके बावजूद आज हम 75-80 साल में जहां खड़े हो गए, ये हमारे पहले 20 टेस्ट हुए हैं साहब। एक औसत तौर पे आप कितने टेस्ट खेलोगे? 100 तो खेलोगे, 120 खेलोगे। तो आपका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। तो अब जो एक सवाल ये है कि इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या है? अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा बुल रन चल रहा है हिंदुस्तान का, तो मतलब एक कारण से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए। ऐसा क्या है और कितना लंबा चलेगा? क्या ये 10, 15, 20 साल वाला मामला है? जी बिल्कुल है। मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रक्चरल है, ये सिक्लिकल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी तो हमारे तजुर्बे कम होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होती है, हम उनको झेल के सीखते हैं। अब इंडिया ने 75-80 साल में बाढ़, सूखा, क्राइसिस, इलेक्शन चेंजेस, सारी चीजें देख ली हैं। अगेन हमारे विलेंस भी नॉन विलेंस हैं। अब हम एक स्वीट स्पॉट पे पहुंच गए हैं, $2,500 पर कैपिटा जीडीपी पहुंच गई, जो कि बहुत रिच नहीं है, लेकिन जो जहां थे वो भी नहीं है। मैं जब एंटर किया था 1990 में, तब हमारी जीडीपी 200 बिलियन थी टोटल। आज हम 200 बिलियन साल का ऐड करते हैं जीडीपी में। तो एक साइज का इफेक्ट होता है साहब। कोई भी कंपनी अगर आप देखें तो उसको 0 से 100 करोड़ या 500 करोड़ पहुंचने में टाइम लगता है। 5 से 5,000 कब पहुंचता है पता नहीं चलता, बिकॉज तब कैपिटल मिलने लगता है, बैंक बात करने लगते हैं, इन्वेस्टर्स की कॉल आने लगती है। तो ये एक वर्चुअस साइकिल होता है एक सर्टेन स्टेज पे। शुरुआत में नहीं होगा, हम उस स्टेज पे पहुंच गए। मोमेंट यू एंटर दैट ब्रैकेट व्हेन पीपल आर कंफर्टेबल विद यू, पीपल आर इन द वर्ल्ड आर कंफर्टेबल विद अस, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद चाइना, वी नो द रीजन। वर्ल्ड को कंफर्ट है, वर्ल्ड को अब विश्वास हो गया कि हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारा जो पथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और हम डिविएट नहीं करेंगे। तो अब एक डेमोक्रेसी के टेस्ट भी हो गए इंडिया में कि इतने गरीब कंट्री में, इतने डिस्पैरिट कंट्री में डेमोक्रेसी लेकिन बिल्कुल चल रही है भाई साहब, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो हर तरह से हर कसौटी पे हम खरे उतरे हैं। अब नाव हमारे सामने में, मेरे हिसाब से पिच काफी फ्लैट है, बॉल भी ओल्ड है, बॉलर्स भी टायर्ड है, सन भी आउट है। फिरोज शाह कोटला वाली पिचे जा ट्रिपल सेंचुरी मार सकता है। अच्छा, एक चीज जो आप तो मेरे ख्याल से सही मायनों में पहले इंडियन ब्रोकरेजेज में रहे होंगे जिन्होंने ग्लोबली सोचा भी, नाम भी आपने फर्स्ट ग्लोबल रखा और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजेस की मेंबरशिप ली। अभी भी आपने जो बड़ा सबसे बड़ा बुल रन अब तक हम मानते हैं कि 1950 से 1990 जापान में हुआ था। जी, हिंदुस्तान का बुल रन उससे बड़ा है क्या, हो सकता है क्या? ठीक है, पहली बात मैं उस बुल रन को मैं तो यही कहूँगा कि उस तरह का बुल रन ना हो जहाँ की वो एक स्पेक्यूलेटिव लास्ट में, मुझे याद 80s मुझे अच्छी तरह से याद है जापान के बारे में, बिकॉज उस वक्त मैं मनीला में MBA कर रहा था और सिर्फ बोलबाला था जापानीज स्टाइल, और एक वो था ना कि वो एक स्क्वायर इंच इन ये टोक्यो इज वर्थ मोर देन वन बिल्डिंग इन मैनहट्टन, इस तरह की बातें होती थी। हमें उस रास्ते नहीं जाना है। मेरा ये मानना है कि फ्रॉम $2,500 पर कैपिटा, इफ इंडिया गोज टू 10,000, 12,000, विच इट विल एंड इट कैन एंड इट शुड, तो ये जो है ये कंपनियों के साइज चेंज हो जाएंगे साहब। आज भी मैं देखता हूं और याद करता हूं कि इन कंपनियों के प्रॉफिट होते थे क्वार्टर के 5 करोड़ 10 करोड़, आज कंपनियों के क्वार्टरली प्रॉफिट 15-15 हजार करोड़ रुपए हो गए। ये विश्वास के बियॉन्ड है। तो अब 2.5 से जो 10,000 का फासला होगा वो भी हमें शॉक करेगा इन अ गुड वे। हालांकि मेरा ये मानना है कि इंडिया एक स्पेक्युलेटिव देश नहीं है, हमारे पास नियंत्रण बहुत है, आरबीआई की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस है। हम बबल बन के, हमको बुल मार्केट नहीं चाहिए सर, हमें एक नियंत्रित बुल मार्केट चाहिए जिसमें बबल ना बने हमारा। तो अगर आप आरबीआई को देखें, आरबीआई ने कितनी अच्छी तरह से कह दिया है, भाई आप लोग ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो ये सारे बैंकों के, आप उस पर आप एक काबू करो। हमारी ये वो है। कई देशों में अगर वो चल रहा है तो चलने दो, क्योंकि बुल मार्केट हो रहा है,
लोगों को लोन दिए जा रहे हैं। जब सब प्राइम क्या था साहब, यही तो था ना। हमारे यहाँ वो दिन नहीं होगा। हम एक कंजर्वेटिव देश है, देयरफॉर हमारे पास जो बुल मार्केट है वो एक ठोस बुल मार्केट है, वो खोखला बुल मार्केट नहीं है। रिटेल आमतौर पर ये राय है कि ये तो आएंगे बाद में पैसे ही देखे जाएंगे, है ना सर इस पर तो रॉन्ग हो गए सब लोग, सब लोग। अब तक ये तीसरी महाशक्ति भी नहीं, अब तो मार्केट की शायद पहली महाशक्ति सबसे ज़्यादा यही शायद ड्राइव कर रहे हैं। क्या रिटेल मैच्योर्ड, समझदार और वाकई में लंबे समय तक मार्केट में टिके वाला इन्वेस्टर नजर आता है आपको? बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जब हम लोग रिटेल थे, हम में इतनी सोच नहीं थी, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ। एंड इन लार्ज पार्ट ऐसा नहीं था कि हमारा बुद्धि नहीं थी, हमारे पास टूल्स नहीं थे। मार्केट अनऑर्गेनाइज था, मार्केट में रेगुलेटर्स बहुत उस वक्त जस्ट फॉर्मेटिव थे। सेबी तो हमारे आने के बाद फॉर्म हुआ 1993 में। तो अब ये जो मार्केट की स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सब से आज का जो इन्वेस्टर है वो इतना नॉलेजेबल हो गया है कि मैं तो कई बार एक आध दो कॉन्फ्रेंस कॉल मैं तो बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन कई भी जाता हूँ जहाँ पर इंटरेस्ट हो। स्मॉल इन्वेस्टर से कॉल में जब उनके प्रश्न सुनता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रहता कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं। और ये 25, 28, 29, 30 साल के लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो मेरा ये मानना है इस बार की तेजी भी आधारित है एक मैच्योर इन्वेस्टर के ऊपर, नॉट दैट कि वो बेवकूफियों के ऊपर। बिकॉज देखिए साहब, बेवकूफ के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो बहुत डर की बात है। अगर ड्राइवर ही बेवकूफ है तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। हमारे तरह रेगुलेटरी साइड इज स्ट्रॉन्ग एंड इन्वेस्टर साइड इज ऑल्सो वेरी मैच्योर रिलेटिव टू एटलीस्ट 30 साल पहले। दिग्गज कंपनियों पर रिसर्च करके बड़े बड़े मार्केट के मंदी और तेजी के बुल रन या बेयर मार्केट को आपने पकड़ा है, लेकिन ऑफ लेट पिछले 2-3-4 सालों से आपकी एक जो इमेज बनी कि स्मॉल कैप शेयरों पर आप बड़े बुलिश हैं। सर सही पड़ गए ना सर, अब देखो। बिल्कुल सही है, स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़े थे। तो क्या क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या अब भी आजकल ये बड़ा फैशनेबल है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा अनाप शनाप वैल्यूएशन है, फ्रोथ है, बबल है, क्या ये सही है? आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, फ्रॉथ है नो डाउट। अब इतनी तेजी हुई तो थोड़ा बहुत तो दूध में उफान आएगा ही आएगा, लेकिन मेरा ये मानना नहीं कि सिस्टेमिक है। मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें, कंपनी जाके मिले, तो आपको कई अंडरवैल्यूड मतलब कि आपको कोई 2 पी पे नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 25 के बीच में बहुत कंपनियां आज भी स्मॉल में और मिड में अवेलेबल हैं विद डिसेंट आउटलुक्स। तो ये एक जो लोग मेरे ख्याल से थोड़ी लेजी एनालिसिस भी हम करते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है साहब। आज निफ्टी ही अगर 20 मल्टीपल पर है तो वो एक्सपेंसिव नहीं हम बोल सकते। अगर स्मॉल कैप कंपनी जो 50% ग्रो कर रही हो वो 30 मल्टीपल है तो उसको भी एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। हाँ, कई जगह फ्रॉथ है। अब एसएमई के आईपीओ में मुझे लगता है कि कई भी फालतू की कंपनियां भी आती हैं, वो है, बट लेट अस एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इतना क्यों रोना धोना है इसमें? ठीक बात है। हर बार तेजी के लीडर्स नए आते हैं, हम कहते हैं कि इस बार लीडरशिप इधर से आएगी, इस बार आएगी। पहली बार हमने सरकारी कंपनियों से लीडरशिप भी आते देखी, पीएसयू स्टॉक जो बड़े मतलब लोगों ने अरे इसमें कोई पैसा लगाता है क्या? आपको क्या लग रहा है इस बार की लीडरशिप कहाँ से है, कितनी है, और अब भी कहाँ मौके हैं लोगों को पैसा लगाने के? तो मेरा ये मानना है कि जो लीडरशिप, अगर आप हिंदुस्तान के मार्केट की बात करें तो ये उन कंपनियों में आएंगी जिनमें कुछ टेक्नोलॉजी का एज है। ओके, हाँ, बिकॉज इंडिया की देखिए आप अगर मार्केट को 2 मिनट अगर मैं इस पर लूँ तो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग रही हैं कि सीमेंट रहा, स्टील रहा, ऑटोमोटिव रहा, ये आपके आईटी हो गए, फार्मा हो गए, ये जो कोर है हमारे डे टू डे को टच करते हैं। लेकिन जहां रही बात प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज, हमारे यहाँ उनकी मात्रा बहुत कम है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मुझे लगता है कि अब उन कंपनियों का अगला 10, 20, 25 साल अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया आज, तो रियल बुल मार्केट विल बी इन टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी के बहुत पहलू हैं, बहुत विस्तृत है, एक कोई कंपनी नहीं कह सकते हैं। बट हमारे यहाँ एनवीडिया टाइप बने नहीं बने, लेकिन उसके नीचे भी 25 अच्छी कंपनियां हैं, वो बनेंगी, उनका निर्माण हो रहा है। तो और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी फोकस उधर है कि अब हो सकता है ये फेल भी करेंगी कंपनियां, इसमें इस पार्ट एंड पार्सल। अगर आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे, हाई स्टील की कंपनियां कम फेल करेंगी बनिस्बत की टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है बुल मार्केट विल बी इन कंपनीज विच हैव सम इंटेलेक्चुअल कैपिटल रादर देन जस्ट फाइनेंशियल कैपिटल। अब मैं मार्च 2020 के बाद मार्केट में आया हूँ, नया इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। क्यों मैं बना रहा हूँ मार्केट में, और मैंने अब तक पैसे अगर नहीं लगाए, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मैं अब तक देख ही रहा था बाहर से, मुझे अब लगाने, इन दोनों के लिए आपकी सलाह चाहिए। जो पहला है, अगर आप उस टाइम आ गए नसीब से,
तो और मैं ये निजी रूप से बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने पर्सनल फंड्स की मैनेजमेंट लास्ट के 4 साल में की, इतना मैं कहता हूँ, एंड मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, इतनी मैच्योरिटी से जो मैंने मैनेज किया है जितना कि मैंने पहले कभी नहीं किया। एंड रीज़न उसका बता देता हूँ कि अगेन ये तजुर्बों का एक ये होता है कि आपके पास अगर 25 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस बार वो गलतियां नहीं करेंगे, चाहे टू सेल टू सून और टू वेट टू लॉन्ग। तो जब मंदी हुई मार्च 23 को, मेरा ट्वीट भी है, मैंने कहा था कि ये बॉटम है, एंड उस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इंडिया। Yes. मेरी कंपनी लोगों ने कहा सर आप क्या कह रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हो सर, ये तो अब जो आज तो लॉकडाउन हुआ है, मोदी जी ने अनाउंस किया। मैंने कहा आज कितने पैसे सब डाल दो। तो इस पीरियड में मैंने जो अपनी जो एक नीति अपनाई है कि अगर 50, 100, 150% बनता है तो मैं 30% निकाल लेता हूँ वहां से। ओके, एकदम एक कंप्यूटर की तरह। हाँ, मुझे मालूम है 10 गुना होगा, लेकिन मैं 25 से 30% एट एवरी 100-150% राइज निकाल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, इससे क्या होता है, अगर कोई 500% वाली चीज है तो मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन का सिर्फ 25% ही रहता है, लेकिन उस पैसे से मैंने अदर अंडर वैल्यूड किए। तो एक आपके पास 2-3 मदरशिप्स होनी चाहिए, और वो मदरशिप से आपके इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे छोटे 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 छोटे, इससे कि पोर्टफोलियो में एक आपके एक डाइवर्सिटी आ जाएगी। तो जो जिसने अभी तक पैसे बना लिए हैं, मेरा यही है कि जहां बहुत पैसे बने हो, प्लीज टेक मनी ऑफ द टेबल बट नॉट सिट इन कैश। देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ अदर कंपनीज, रोटेट आउट ऑफ द बिग विनर्स, कीप देम बट डोंट हैव 100% ऑफ द सेम एक्सपोजर, इट इज नॉट वाइज। जिसने नहीं किया, अभी भी इस गाड़ी के में बहुत बहुत दम है। अभी आप बोल सकते हो 5% घट कर सकता है कि नहीं सकता, वो सर वो होगा ही होगा, मान के चल। मैं तो मना रहा हूँ, भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ 5-10% घटे। होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। आपके पास आप कहाँ मौके देख रहे हैं? आपको कहाँ लगता है कि अगर आपको खुद को लगाना है, पैसे लगाएंगे? मैं तो लगा ही रहा हूँ साहब, मैं तो लगा ही रहा हूँ। और जिस दिन अपने मिले उस दिन बजट के दिन, उस दिन में मैं कंपनी से ही मीटिंग कर रहा था, मैंने बजट नहीं देखा बाय द वे। अच्छा। उस दिन भी कंपनी के साथ ही मीटिंग कर रहा था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आज इंडिया में इतनी, जो अगर 5 आप खंड में अगर बांटे इंडिया को, सेंट्रल एंड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईच खंड का साइज सर 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन हो गया है ईच खंड। भाई 4 ट्रिलियन है तो आप डिवाइड करेंगे, इक्वली भी करेंगे तो 800-700 तो है। ये इक्वल टू द साइज ऑफ सऊदी अरब की जीडीपी है, टर्की के साइज का एक खंड है हमारा। तो यहां पर जो कंपनियां हैं वो इक्वल टू साइज ऑफ देयर मेन कंपनीज हो गई हैं, जो एक रीजनल प्लेस हैं। कोई ज्वेलरी कंपनी है, कोई स्पाइस कंपनी, कोई क्लोथिंग कंपनी है, वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन छोटी नहीं है, उनके एड्रेसेबल मार्केट ही एक कंट्री के साइज के हो गए साहब। करेक्ट। अब वो सेनको ज्वेलरी है, अब वो सिर्फ ईस्ट में बेचता है ज्वेलरी, पर उसके प्रॉफिट और फिगर्स देखो जितना टाइटन का होता था आज से 20 साल पहले, उससे ज्यादा, क्योंकि वो सिर्फ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और 7 सिस्टर्स। बट अब वो स्टेट्स इतने बड़े हो गए। तो मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करें, आप कंट्री जाएं, और वहां पर आपको छोटी कंपनियां मिलेंगी जहां पर कि यू कैन बाय देम एट वेरी अर्ली एज, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी पैन इंडिया। बट उन्हीं अगर नॉर्थ की कंपनियां पकड़ लो, सिर्फ नॉर्थ में धंधा करता हो, दैट इज गुड इनफ ना। तो मैं वो काम कर रहा हूं सब, इन शॉर्ट। ओके, एक चीज हमने सब अच्छी बात की, ठीक है, क्या गलत हो सकता है भारत के लिए, भारत के बाजारों के लिए या ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जिससे कि तेजी पे ब्रेक लग जाए, यू टर्न हो जाए? मतलब क्योंकि मतलब अमजद खान कौन है? हाँ एग्जैक्टली, गब्बर कौन है? गब्बर कौन है? देखिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि 6-7 ही रीजन होते हैं मंदी के, बड़ी मंदी करेक्शन की। मुझे अब ये छठा रीजन नजर नहीं आता। और मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर वो 6-7वां विलन आ जाता है जो अनमॉडल्ड फॉर है, हमारे पास अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बुलेट्स हैं जो पहले नहीं होते थे। हम लंबी मंदी, अब कोई भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक को मालूम है कि हमारे पास इतना बड़ा अब एक औजार है, इंटरेस्ट रेट, जो पहले उसको कहते थे अनिल जी, जब हमने पढ़ाई लिखाई की थी और शुरुआत के मार्केट, इसको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कहते थे, इंटरेस्ट रेट एज अ पॉलिसी। आज तो ब्लंट नहीं कहते थे साहब, आज तो ये रेजर है, स्कैल्पल है, नाइफ है, कि अगर बेयर मार्केट नजर आता है, इतनी फास्ट ये स्कैल्पल एंड नाइफ बाहर आती है। इसीलिए पैंडेमिक में 1 महीने में मंदी खत्म हो गई, 1 महीने में साहब। मतलब मैं तो कई बार सोचता हूं कि मतलब इतना बड़ा न्यूक्लियर वॉर जैसा हो गया, महीना भर की मंदी चली। सो अब ये मंदी का एक इतना बड़ा औजार है सामने, तो अगर ये रीजन है भी, कोई आता भी है नया, आई थिंक दैट रीजन विल बी टू स्कैर्ड टू लास्ट बियॉन्ड 3 to 6 months। मतलब पैसे में बड़ी ताकत है। दूसरी बात है,
नहीं, रेट पॉलिसी हैज बिकम अ शार्प इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात बताता हूँ, यूएस की टेक्नोलॉजी का आप ले लें, एनवीडिया इतने चलने के बाद भी आज मेरे ख्याल से 60-70 टाइम ही अर्निंग्स पे है। भाई इंडिया में तो इससे कई ज्यादा महंगी कंपनियां हैं, जबकि एनवीडिया वन ऑफ अ काइंड है। तो जनरल वैल्यूएशंस आर आल्सो इन द वर्ल्ड नॉट स्ट्रेच्ड। इंडिया में भी नहीं है, यूएस में भी कोई बहुत ज्यादा बबल टेरिटरी नहीं है। तो फिर मंदी कहाँ होगी? बबल होगा तभी मंदी आएगी ना साहब। तो और बबल होने में भी बड़ा समय है, टाइम है, मुझे लगता नहीं। अब वैसे तो मैं आपको बहुत जानता पहचानता हूँ और हमारे दर्शक भी, लेकिन इस बार लंबी समय से मुलाकात हुई, थोड़े मैंने 2-4 रैपिड फायर क्वेश्चन रख लिया। अच्छा, ये भी फटाफट बताया नहीं आपने। वो बताने के बाद तो रैपिड फायर रहता ही है। पहले 20,000 निफ्टी पर, पहले 20,000 या पहले 35,000? 35,000। क्या ज़्यादा प्रिफर्ड है, मुंबई या दुबई? मुंबई। लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स? स्मॉल एंड इवन स्मॉलर कैप्स। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स। कौन से मार्केट ज़्यादा पसंद है, इंडिया या फिर ग्लोबल और यूएस मार्केट? इंडिया 80%, उसके बाद यूएस। ओके। सुर्खियों में रहना पसंद है कंट्रोवर्सी में, या शांति से आराम से अननोन रहूं तो भी चलेगा? वो तो सर बचपन से, स्कूल से ही मैं कंट्रोवर्सी में रहता हूँ सर। प्रिंसिपल से मेरा लफड़ा होता था, क्लास टीचर से होता था, हम लीडर थे बचपन से, तो लीडर का तो काम ही इस तरह के पंगे होते रहते। और जब भी मैंने आपके पैनल डिस्कशन किया, किसी एक को पैनलिस्ट को आपने धोया ना हो, ऐसा मैंने देखा नहीं, ऐसा नहीं। पिछली बार रामदेव हमारे इतने अच्छे मित्र, कितना मजा आया था लास्ट टाइम। बिल्कुल। अच्छा, शंकर सर को कैसे जाना जाए, बुल और बेयर? हेयर कि मैं फास्ट होता हूँ सर, जो भी करता हूँ फास्ट करता हूँ। बिल्कुल, मज़ा आया सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने समय दिया और पूरा डिटेल में हमें डायरेक्शन दिया। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपकी पहचान अगर इस वजह से कि आप सबसे बड़े बेयर में से माने जाते हैं, अब तक लोग ये कहते थे कि राकेश झुंझुनवाला साहब अगर सबसे बड़े बुल हैं तो शंकर शर्मा साहब सबसे बड़े बेयर। लेकिन पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए भी हो। लेकिन इस पहचान में अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुल रन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस देने वाली बात होगी और उन्हें भी भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा बाजार की तेजी पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सर, थैंक यू। तो ये थे शंकर शर्मा बताते हुए बाजार के और इस वक्त के माहौल के बारे में आगे के डायरेक्शन पर। अब तक के सबसे बड़े बुल रन की तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, अब आगे बढ़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।